वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जरूर प्रेस करेगा कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत 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 इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द सीक्रेट्स ऑफ बल्ला साहिब ठाकरे, महाराष्ट्र। सो स्टार्ट केशव। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है, और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। दोस्तों, प्रधानमंत्री इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन वो कहता है ना कि डर सब में होता है, और प्रधानमंत्री भी किसी व्यक्ति से डरे तो उस व्यक्ति के बारे में जानना और भी जरूरी होता है। तो उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों को ही नीचा दिखाया जाता था। महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक कंपनी मौजूद थी, कारखाने मौजूद थे, लेकिन वहां पर जितने भी ऊंचे पद थे वहां गुजरातियों, दक्षिण भारतीयों और बिहारियों का कब्जा था। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को बहुत ही छोटे पद पर नौकरी दी जाती थी। यहाँ तक कि बहुत सी जगह पर तो उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया जाता था। इन सभी से त्रस्त होकर एक खतरनाक मराठी बाहर आया, और उस पतले से दिखने वाले मराठा आदमी ने महाराष्ट्र में मौजूद एक एक मराठी के अंदर ऐसा जुनून भर दिया कि लाखों मराठी महाराष्ट्र की सड़कों पर निकल पड़े, और उन सब की जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। पूरे महाराष्ट्र के हर उस ऑफिस, दुकान और कंपनियों में तोड़फोड़ होनी शुरू हो गई, जहां पर दक्षिण भारत और गुजरात में रहने वाले लोगों का कब्जा था। देखते ही देखते उस पतले से दिखने वाले आदमी के पीछे महाराष्ट्र में रहने वाले लाखों मराठा की फौज खड़ी हो गई। ये दृश्य इतना खतरनाक था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस आदमी से खौफ खाने लगे। कहा जाता है कि एक राज्य के अंदर सबसे शक्तिशाली आदमी मुख्यमंत्री ही होता है। बिना उसकी इजाजत के राज्य का एक भी काम नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा शख्स निकल आया था जिसके एक इशारे पर पूरा महाराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था, और वो शख्स था बाला साहब ठाकरे, जिसे महाराष्ट्र का शेर भी कहा जाता है। दोस्तों, यूं ही कोई शेर नहीं कहलाता। अब इस शेर के बारे में जानने के लिए आगे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र का वो शेर जिसे लोग बाला साहब ठाकरे के नाम से जानते हैं, उसने महाराष्ट्र के ऊपर 50 सालों तक शासन किया, और बिना मुख्यमंत्री बने, बिना चुनाव लड़े इनके अंदर कितनी ताकत थी और इनका रुतबा क्या था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार में भी जो बड़े से बड़े नेता मौजूद थे, वो भी बाला साहब ठाकरे के घर पर जाकर उनसे मिलने आते थे और उनके रुतबे के आगे नतमस्तक हो जाते थे। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था, और उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ। वो एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते थे, और उनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था, जो कि बहुत ही साधारण आदमी थे। लेकिन कहते हैं ना कि पिता की परछाई बेटे पर दिखाई पड़ जाती है। बाला साहब ठाकरे के पिताजी महाराष्ट्र में मराठी लोगों के अधिकार की बात हर वक्त किया करते थे। उनका एक ही सपना था कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले। वैसा ही बाला साहब ठाकरे के साथ भी हुआ। बाला साहब ठाकरे ने बचपन से अपने पिताजी को मराठी लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा, और बाला साहब ठाकरे भी इसी रास्ते पर निकल पड़े। बाला साहब ठाकरे को कार्टून कैरेक्टर बनाने का बड़ा ही शौक था, और देखते ही देखते वो एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट बन गए। जब उनके पिता ने उनकी इस कला को देखा तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को और प्रोत्साहित किया। इसके बाद उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में छपने लगे, लेकिन अक्सर वहां उन पर सरकार के खिलाफ कार्टून न बनाने का दबाव डाला जाता था। जिसके बाद उन्होंने साल 1960 में फैसला लिया कि अब वो कभी भी अपने कार्टून को किसी अखबार में नहीं छपने देंगे, और बाला साहब ने अपने भाई श्रीकांत के साथ अपना एक वीकली कार्टून मैगजीन मार्मिक शुरू किया, और वहां पर उनके हर कार्टून मराठियों को सपोर्ट करने के लिए आते थे। बाला साहब अपने हर एक कार्टून में ये दिखाने की कोशिश करते थे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से मराठी लोगों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से अपने राज्य के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और मराठी लोगों को पीछे धकेला जा रहा है।
बाला साहब चाहते थे कि उनके कार्टून को देखकर महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 6 साल का वक्त बीत गया और अब बाला साहब ठाकरे को समझ में आ गया कि सिर्फ कार्टून बनाने से बात नहीं बनेगी। वो दिन था 19 जून 1966 का, जब बाला साहब ठाकरे ने अपने कुछ साथियों की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जिसका नाम था शिवसेना। जी हाँ, वही शिवसेना जो इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलायंस करके अपनी सरकार बनाई है। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को खड़ा किया था उसका एक ही मकसद था, छत्रपति शिवाजी की राह पर चलते हुए महाराष्ट्र में मराठियों का उनका अधिकार दिलाया जाए। धीरे धीरे मराठों को समझ में आने लगा कि कोई तो है जो उनका सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए इतना काम कर रहा है, और इसी को देखते हुए उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मराठा लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। बाला साहब ठाकरे उस वक्त महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए थे, और यही वजह थी कि महाराष्ट्र में रहने वाला एक एक नागरिक उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। पूरे महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा शिवसेना के कार्यालय तैयार किए गए। उस पतले से दिखने वाले एक कार्टूनिस्ट ने पूरे महाराष्ट्र में घर घर तक शिवसेना और उनके मकसद को पहुंचा दिया। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे को लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक सपोर्टर के साथ लेकर एक रैली निकाली जाए। साल 1966 में ही उनकी सबसे पहली रैली में लाखों लोग सड़क पर निकल पड़े थे। आज के वक्त में उतनी भीड़ शायद ही किसी राजनेता, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए इकट्ठा हो पाए। महाराष्ट्र में वो दौर ऐसा था जब दक्षिण भारत और गुजरात से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र में नौकरी के अच्छे पदों पर रखा जाता था और मराठी लोगों को छोटे छोटे पदों पर रखा जाता था। अब ऐसा भी कह सकते हैं आप कि उस दौर में महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को महाराष्ट्र के अंदर ही बहुत हीन भावना के साथ देखा जाता था। इसलिए बाला साहब ने सबसे पहले साउथ इंडियन और गुजरातियों को टारगेट बनाना शुरू किया। उनके हर एक एक्टिविटी का मकसद सिर्फ एक ही था कि महाराष्ट्र में सबसे पहले अधिकार महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को मिलना चाहिए। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ता चला गया और शिवसेना के कार्यकर्ता अब हर ऑफिस में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिए थे। किसी भी जगह पर गुजराती, बिहारी और दक्षिण भारतीय लोगों का दबदबा होता था और महाराष्ट्र के लोगों के साथ कुछ भी गलत होता था, वहां बाला साहब ठाकरे और शिव सैनिक तुरंत वहां पहुंच जाते। हालात ऐसे हो गए थे कि शिवसेना के ऑफिस में हर रोज मराठी लोग अपनी समस्याओं को लेकर भीड़ लगाने लगे। उस वक्त राज्य सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। यही वजह कि शिवसेना के लोग पूरे मुंबई में तोड़ फोड़ मचाने लगे थे। बाला साहब ठाकरे के साथ इतनी अधिक लोगों की संख्या थी कि पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई इस हिंसा को रोकने में बुरी तरह नाकाम था। और आखिरकार अंत में वो वक्त आया जब महाराष्ट्र सरकार की नींद खुली। वहां के मुख्यमंत्री को बाला साहब ठाकरे के साथ हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि कैसे भी करके महाराष्ट्र को बचा लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाला साहब के महज एक ही इशारे पर पूरा महाराष्ट्र शांत हो गया। जो काम पूरे महाराष्ट्र की लाखों पुलिस मिलकर नहीं कर पाई, बाला साहब ठाकरे का एक ही इशारा महाराष्ट्र को शांत करने के लिए काफी था। ये वही दौर था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर बने बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। उस वक्त बाला साहब ठाकरे पर आरोप लग रहे थे कि मस्जिद को ढहाने के पीछे शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का भी हाथ था। इस पर बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया था कि अगर शिवसेना के लोगों ने ऐसा किया है तो इस पर मुझे गर्व है और इस काम में मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरा पूरा पैर है। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जब किसी कारणवश बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करना पड़ा था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के लोग जो तांडव करते थे उसके तुरंत बाद बाला साहब ठाकरे को छोड़ना पड़ जाता। दोस्तों, ये 1990 का वक्त था जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धमकी दी कि अमरनाथ यात्रा पर जो भी शख्स जाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात पर बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया था कि हज के लिए भारत से जितनी भी फ्लाइट निकलती है उनमें से 99% हवाई जहाज मुंबई से टेक ऑफ करती है, और देख लेते हैं किसमें इतना दम है कि यहाँ से एक भी आदमी हज के लिए निकल पाए। बाला साहब ठाकरे के इस बयान का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई और अंत में वो दिन आया 17 नवंबर 2012 का, जब महाराष्ट्र का वो शेर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर गया। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि मुंबई एक ऐसी नगरी है जो कभी नहीं सोता, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी शांत नहीं होता। लेकिन जिस दिन महाराष्ट्र का वो शेर अपनी आंखें बंद किया था, वो दिन ऐसा था मानो पूरी मुंबई ठहर गई हो।
पूरा मुंबई किसी सैनिक की छावनी में तब्दील हो गया। पूरे मुंबई में कहीं भी पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई आ पहुंचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाला साहब ना तो कोई राजनेता थे, ना ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि ऐसा सिर्फ किसी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के साथ किया जाता है। आज ना तो बाला साहब ठाकरे मौजूद है और शायद ना ही शिवसेना बनाने का उनका जो मकसद था वो मौजूद है। एक वक्त था जब पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का वर्चस्व था। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद धीरे धीरे शिवसेना ने अपना वर्चस्व खो दिया और आज शिवसेना का क्या हाल है वो आप महाराष्ट्र में देख ही रहे होंगे। एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे ने कहा था वो कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगा, लेकिन आज शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए हैं। अब इसे इस समय की डिमांड कहा जाए या फिर राजनीतिक लालच, ये आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाते रहती है। जी जनाब। अच्छा, आपको इनकी जो स्टोरी है, कहानी है, सुनते हुए कुछ जहन में आ रहा था, कुछ याद आ रहा है? अल्ताफ हुसैन। मुझे पता था आपकी जहानत वहीं जाके अटकेगी। अच्छा, लेकिन उसका भी जो लक्ष्य था, जो मकसद था, वो नहीं रहा। असल में जो वो उठे थे, असल में होता क्या है कि जब भी किसी भी कौम को, किसी भी बरादरी को, किसी भी एक जमात को दबाया जा रहा होता है, किसी एक कास्ट को, तो उनके अंदर एक आग होती है आवाम में। लेकिन होता क्या है कि उस आग को जोड़ने वाला कोई चाहिए होता है, उस आग को एक दिशा देने वाला। अब छोटी छोटी चिंगारियां हर घर में बैठे होंगे मराठी, हमारे साथ ये हो रहा है, अब हर घर में उर्दू स्पीकिंग बैठा हुआ है, और अब हर घर में उर्दू स्पीकिंग अपने ही आप में कह रहा है यार कराची शहर हमारा है, सिंध से आके जाहिल हम पे हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है ना। कोटा सिस्टम ऐसा अजीबोगरीब बनाया हुआ है कि जॉबें हमें नहीं मिल रही। अच्छा, बाहर से आज भी है ये। तो हर घर में एक छोटी छोटी चिंगारियाँ तो होती हैं, लेकिन क्या होता है कि कौन, तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ जो अल्ताफ हुसैन ने किया था और दूसरी तरफ जो है वो मतलब है कि मराठियों के हवाले से इन्होंने किया था। तो मैंने इनकी वीडियो मतलब एक पूरी वीडियो देखी थी, तो मुझे मतलब है कि बड़ी हैरत हुई थी। हमारे यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब परस्पेक्टिव क्या कहेंगे, एक इमेज हमारे यहाँ पे शिवसेना का एक अलग इमेज है, लेकिन ये बनी क्यों थी, इसका मकसद क्या था, ये तो बाकायदा लोगों की हकूक़ के लिए बनी थी। अच्छा, आखिरी में इन्होंने ये भी कह दिया। अच्छा, होता पता क्या है? होता ये कि आपके पास जब लोगों की ताकत हो, अगर उस ताकत को यूज़ करने वाला कोई ऐसा हो जाए, गलत आ जाए या कोई मिसयूज़ उसको कर ले, तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। देखिए, मकसद उनका था कि हमें तरक्की मिले, हमारे हकूक़ मिले, बाहर से दूसरे राज्यों से आने वाले हम पे ही हुकूमत करें, या बड़ी बंगाली सबका नाम ले रहे थे। और हमें पोस्ट ही नहीं दी जाती, पोस्ट मिलती भी है तो बहुत ही घटिया पोस्ट पे हमें रखा जाता है। कई जगहों पे तो हमें मना ही कर दिया जाता है कि आपके लिए नौकरी नहीं, बिल्कुल मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, कितना अजीब, कितना बुरा लगता होगा कि आपको कोई कंपनी ये कह के बस मना कर दे कि जी आप मराठी हो, इसलिए आपके लिए जॉब नहीं है। नहीं, बोला नहीं जाता मराठी में, मतलब उन्हें पता है कि एक मराठी आया है जॉब के लिए, तो उसे देनी ही नहीं है। तो फील तो हो जाता है, फील तो हो जाता है, पता तो अकल तो है ना। तो ये कि एक नीचा दिखाया गया, हकूक़ नहीं दिए गए। तो आज मतलब है कि शिवसेना का जो है एक ताकतवर होने का मकसद ये था। अच्छा, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गलत समझती हूँ, तो आप लोग मेरी थोड़ी सी मतलब सहायता कर दीजिएगा। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, तो वीडियो में जो भी बताया गया है बाला साहब ठाकरे के हवाले से, तो उनका मकसद ये था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो फर्का है, ये जो रंगो नस्ल को लेकर इम्तियाज़ है, या ये कास्ट सिस्टम जो है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और क्योंकि महाराष्ट्र मराठी का है, ज़्यादा हक उनका बनता है, पहले उनको देना चाहिए, उनकी जो भी हुकूक हैं, जो भी राइट्स हैं। और हमें शिवसेना के हवाले से हमेशा पता चलता था कि भाई बड़ी कट्टर तंजीम है, बड़ी मतलब मुसलमानों को लेकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता है।
तो अभी मुझे एक बात और भी नहीं समझ में आई वीडियो में कि जब मस्जिद का जो इंसिडेंट हुआ था तो उनसे पूछा गया कि आपका हाथ था इस मस्जिद को गिराने में ढाने में, तो उन्होंने कहा हाथ नहीं, मेरा पाँव था। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो वो गुजराती और बंगाली के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या मुसलमानों से भी थे मसले मसाइल? देखिए, जहाँ पर उन्होंने अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी या अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद की, तो वहाँ पर इनके ही अल्फाज थे। कई मरतबा इन्होंने मुसलमानों के लिए बड़े अल्फाज यूज़ भी किए कि मुसलमान ये हैं या मुसलमान वो हैं। दंगे फसाद बहुत होते थे उन दिनों में, मसले मसाइल होते थे। तो बाकायदा जैसे मुसलमान ये अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह उस तरफ भी ये चीज़ होगी। मुसलमान भी चाहते होंगे कि यार हम एक हिंदू देश में हैं, तो कहीं हमारे साथ तो मसला नहीं हो रहा, हमें राइट्स मिले। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर आग है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अगर छोटी छोटी हैं, उनको गलत दिशा ना मिल जाए। अगर मुसलमानों को कोई गलत लाइन में लगा दे, कोई गलत काम करवा दे कि नहीं यार अपने हकूक़ के लिए लड़ो और तोड़ फोड़ दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, फलाना मंदिर गिरा दो, उस तरफ अगर उन्हें कोई मिसगाइड कर दे कि यार ये वाली मस्जिद गिरा दो, अगर हकूक़ हासिल करने हैं, तो इससे फसाद होते हैं, इससे मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं। अच्छा, उन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी में कहा कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, जबकि ये एक गैर सियासी जमात थी, मतलब ये सियासत तो नहीं, कोई मतलब कोई पीएम नहीं रहे, कोई सीएम नहीं रहे, लेकिन वही वाली बात है कि अब हालात, मफादात, ज़रूरियात, माहौल, अब वक्त के क्या तकाज़े हैं, अब का वक्त क्या कह रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बीजेपी मतलब ये बीजेपी का हिस्सा समझा जाता है, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है बीजेपी इसके बहुत ज़ेर असर है, बल्कि मैं बता तो रहा हूँ बीजेपी का हिस्सा समझा जाता है, यानी कि वो इसका हिस्सा या ये इसका हिस्सा, यानी कि एक समझा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब कांग्रेस से इल्हाक कर लेना। और दूसरी बात ये, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो तक इनसे मतलब कांपते थे, डरते थे, मतलब जो ये कहते थे वो हो जाता था। और महाराष्ट्र में जब फसादात हो रहे थे, जब सारे लोग आ गए थे इनकी एक कॉल पे, इनकी एक बुलाने पर, तो उसके बाद पुलिस ने, उनकी फोर्सेस ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत फसादात हुए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही थी, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उनके एक इशारे पे वो शांत हो गए। तो आप ये देखें कि वो इनको कितना मानते थे, मैं बता तो रहा हूँ, वहाँ की पब्लिक इनके कितने, मतलब इनको कितना मानती थी, दिल से कितना चाहती थी। ताकत, आवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर बड़े बड़े मिनिस्टर्स इनको आके झुक के सलाम करते थे, आपने पिक्चर्स में देखा, इनकी एक रिस्पेक्ट करते थे, वो आवाम का इनके साथ मोहब्बत, आवाम का इनके साथ खड़े हो जाना। कहते थे ना कि अगर कभी गिरफ्तार भी करते थे तो इन्हें फ़ौरन छोड़ना पड़ता था। तो मुझे सेम वही सारी चीज़ें अल्ताफ़ भाई वाली याद आ रही हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बाला साहब ठाकरे। अच्छा, तो आपको नाम भी नहीं याद हुआ? मैं केशव नाम मेरे जहन में रखा था, केशव, मुझे याद है, इनके फादर। अच्छा, मैं एक चीज़ और थोड़ा सा मतलब देखें ज़रा, कार्टूनिस्ट थे, बिल्कुल, मतलब कार्टून्स बनाया करते थे, कार्टूनिस्ट थे, उसके अंदर हिडन मैसेज हुआ करते थे गवर्नमेंट के हवाले से और लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। और फिर कार्टूनिस्ट इतना पावरफुल हो गया कि पीएम भी उनसे डरने लग गए। बिल्कुल, आवाम की ताकत, मेन चीज़ आवाम की ताकत। मुझे आवाम की ताकत, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और आवाम को भी अपना बनाने के लिए आपको जिगरा चाहिए, आपके पास एक मकसद हो, सही टाइम पे सही फैसले लेना, बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करना और ऐसा नहीं करना। अब देखिए, फसादात जब हुए तो इन्होंने खुद ही शांत करवा दिया। बिल्कुल, ठीक है, तो सही टाइम पे सही फैसले लेना, अक्लमंदी के साथ लेकर आवाम को, जो आपके ऊपर भरोसा करी, उनके भरोसे को कायम रखना। अच्छा, उनके बाद वो बात नहीं रही। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि वो चले गए तो वो बात नहीं रही। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।